नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी। आज 20 दिसंबर 2020 है और हमारा आपसे वादा था कि आज नीरज जी के साथ हम फेसबुक लाइव के माध्यम से भारत में जनसंख्या कानून की आवश्यकता पर बात करें। थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में नहीं पूरे विश्व में एक जरूरत बन गया है और अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हंगरी जैसे कई देश इस पर काम कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात है वो किसी धर्म विशेष, वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, यह भारत के भविष्य के लिए है, यह भारत के प्रत्येक बच्चे के भविष्य के लिए बात हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए आवश्यक है या जनसंख्या पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। पीने का पानी सभी को चाहिए, रहने के लिए जगह सभी को चाहिए, शमशान में जलने के लिए जगह सभी को चाहिए, कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जमीन सबको चाहिए। लेकिन जब जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो ना हमारे पास पीने का पानी बचेगा और न दफन होने के लिए जगह बचेगी। इसलिए हम बार बार बात करते हैं। इसलिए भारत में पिछले 45 साल से बात उठ रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे जैसे नारे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने इस पर अमल नहीं किया है। इसीलिए आज भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जनसंख्या विस्फोट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस बात की गंभीरता को समझिए कि अब तक 35 बार संसद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इससे संबंधित बिल आ चुके हैं। 125 सांसद इस पर पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग इतने गंभीर नहीं हुए इस विषय पर। अस्पतालों में लाइन, शिक्षा के लिए लाइन, ये लाइन हमें तोड़नी है और लाइन तब टूटेगी जब हम 2 बच्चों का नियम बना देंगे। नीरज जी मेरे साथ होंगे। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे जितने मित्र, जितने साथी, जितने सहयोगी जुड़े, वो अपना नाम, अपना शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें आभास हो सके हम किस किस के साथ जुड़े हैं। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आप सबका आभार जता सकें। जनसंख्या नियंत्रण भारत में होनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। कई आंदोलन हुए हैं। भाजपा के ही सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने इस पर लंबी यात्राएं की हैं, कई शहरों में सम्मेलन किए हैं, सभाएं की हैं। और भी कई लोग, सामाजिक संस्थाएं, अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं जो जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रही हैं, कानून पर बात कर रही हैं। सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कानून बने, लेकिन हर चीज का जवाब कानून नहीं होता। कुछ अपना भी हमारा देश के प्रति अपना कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, तो हम इसको अपने आप अगर स्वयं में अपना लें और इसे किसी जाति धर्म से जोड़ कर न देखें, इसे देश से जोड़ें, समाज से जोड़ें, अपने भविष्य से जोड़ें, अपने बच्चों के भविष्य से जोड़ें, तो आप पाएंगे कि आप देश की सबसे बड़ी समस्या के समाधान में आप एक बहुत बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को लगातार शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपका आभार जता सकें, आपका धन्यवाद दे सकें। भारत में जनसंख्या कानून क्यों होना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है, इस पर नीरज जी आज अपना वक्तव्य देंगे और लिहाजा हर बार की तरह आपका प्यार हमें मिलता रहता है, इस बार भी मिलेगा। और आपके मन में जो शंका सवाल हों आप वो भी पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे एक अनुरोध फिर से मैं कर रहा हूं, आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम अवश्य लिखें। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं। मैंने बताया 35 बिल इस पर आ चुके हैं, लेकिन कभी भी गंभीरता से इस पर कोई काम नहीं हुआ है और अब जरूरत आ गई है। 2021 के मुहाने पर खड़े हुए हैं और जनसंख्या विस्फोट इतना होगा। एक अनुमान ये है, सर्वे ये कहता है, एक अनुमान है कि 2025 तक हम 150 करोड़ हो जाएंगे, जो दुनिया में किसी भी देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। छोटा परिवार रहेगा, संपन्न रहेगा, सुखी रहेगा। छोटे परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी भी हमारी इसलिए है कि हमारी इतनी संख्या इतनी ज्यादा है और रोजगार के साधन हम पे कम है। तो आप ये समझिए कि आपके जन्म से मृत्यु तक लेकर जितनी भी सुविधाएं, जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए, उन सब पर आपको तभी अधिकार आपका होगा जब हमारी जनसंख्या कम होगी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है,
इस पर सभी लोग विचार करते हैं, इस पर बात करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन इस पर एक सार्थक पहल की जरूरत होती है, जो पहल हम अब तक नहीं कर पाए हैं। हम इस सरकार से ये अपील करते हैं, इस सरकार से हम उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यही सरकार ला सकती है। भाजपा के युवा नेता हैं नीरज सिंह जी, जो इस पर अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, आपकी शंका, आपका समाधान करने का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार भी रखें, कोई सवाल मन में हो सवाल भी उठाएं, उसका जवाब दिया जाएगा। 2-3 मिनट में नीरज जी आपके पास आने वाले हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहले ही बहुत हम लेट हो चुके हैं। तो सभी भाइयों से मेरा ये फिर से प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को लगातार शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जनसंख्या नियंत्रण पर आज हम बात करने वाले हैं। बच्चे दो ही अच्छे जैसी जो बातें बचपन से हमें दीवारों पर लिखी पड़ी, हमने नारे लिखे थे, उसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जनसंख्या विस्फोट की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें यहीं पे कदम रोकने हैं। हमें देश को आगे ले जाना है, तरक्की करनी है, अपने बच्चों का भविष्य हमें बेहतर बनाना है, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करनी होगी। हमें देश की जनसंख्या नियंत्रित करनी होगी। बात उठती है कि कानून अगर बनेगा तो क्या होगा। कानून अगर बनेगा तो 2 बच्चे से अधिक जिसके बच्चे होंगे उसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए ये साधु संत भी पहले से हमारा, धर्म भी हमारा कहता है छोटा परिवार रखना चाहिए, और प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। वायु सबके लिए है, जल सबके लिए है, पर्वत सबके लिए है, नदी सबके लिए है। कोई धर्म कोई जाति देकर पानी नहीं पीता है, कोई धर्म कोई जाति देकर सांस नहीं लेता है, कोई धर्म कोई जाति देकर धूप नहीं सेकता है। अब बिल्कुल मैं नीरज जी से आग्रह करना चाहता हूं कि नीरज जी आए, 2 मिनट में तो नीरज जी आने वाले हैं। तो लगातार भैया मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, वीडियो को शेयर करें, लगातार शेयर करते रहें और लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं ले लूँगा, मैं नीरज जी से आग्रह करूँगा कि नीरज जी आएँ और अब भारत में जनसंख्या नियंत्रण की जो आवश्यकता है उस पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, अत्यंत प्रसन्नता है जिस कड़ी में फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोगों ने कुछ बहुत ही गंभीर विषय इस देश से जुड़े हुए उठाने का काम किया है, उस पर आप सबका भी एक गहन चिंतन रहा है। हमने पिछले फेसबुक लाइव में युवाओं पर चर्चा करी। इस देश के अंदर जहां पर 65% आबादी 30 वर्ष की आयु से नीचे है, उनकी क्या भूमिका हो इस देश की प्रगति में, इस देश को गति देने में, उस पर चर्चा करी। दूसरे फेसबुक लाइव में हमने अपने किसान भाइयों पर चर्चा करी, जिनके कारण पूरे विश्व के अंदर हमारी एक कृषि प्रधान देश होने की एक पहचान बनी है, हमने उन पर चर्चा करी। और उसी क्रम में मेरी बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि एक फेसबुक लाइव के माध्यम से जो मेरी समझ से, और केवल मेरी समझ से ही नहीं, मुझे लगता है ऐसे कई लोग जो इस देश को वैभवशाली रूप में देखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या, हर एक समस्या में कहीं ना कहीं यह समस्या निहित है, जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या जो 135 करोड़ से ज्यादा चली गई है, जनसंख्या जो आजादी के समय 34 करोड़ थी और आज 135 करोड़ हो गई है, जनसंख्या जो पूरे विश्व का 16% आबादी इस देश की आबादी है, ऐसी जनसंख्या जो हमारे लिए एक एसेट थी, आज वो जनसंख्या कैसे हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बनती जा रही है। ऐसी जनसंख्या जो एक संसाधन के रूप में इस देश को एक दिशा दे सकती थी, आज इस जनसंख्या ने कैसे एक विस्फोटक रूप ले लिया है, जिसके कारण कितनी गंभीर समस्याएं हमको झेलनी पड़ रही हैं। वह समस्या
जो कहीं ना कहीं इस मनुष्य प्रजाति को पूरे हर दृष्टि से बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने का काम कर रही है। हम लोग कहते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन होते हैं, और यह बात सही भी है। प्रभु की कृपा से ही घर में बच्चे होते हैं, उनकी किलकारियां सुनाई देती हैं। पर क्या प्रभु की कृपा से जो बाकी प्राकृतिक संसाधन है वह हमें प्राप्त नहीं होते? चाहे वह लहलहाती हुई फसल हो, या कलकलाती हुई नदी हो, या पर्वत हो, या बहती हुई हवा हो, क्या वो ईश्वर की देन नहीं है? हम सब अगर चाहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बराबर पटरी पर चले, तो ये दोनों संसाधनों को पैरेलली चलना पड़ेगा। जिस तरीके से रेल की पटरियां पैरेलली चलती हैं, इन सभी संसाधनों को पैरेलली हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब जाकर मानव जीवन आगे बढ़ेगा। हम सभी लोग इस देश को वैभवशाली रूप में देखना चाहते हैं, तो इस गंभीर विषय पर आप सबकी भी एक गंभीर चिंतन होना चाहिए। हमने स्कूलों के निबंधों में लिखा, पीएचडी की थीसिस में लिखा, जनसंख्या के विषय में हम लोग चर्चा करते रहे। हमारे एग्जिस्टेंस की एक क्राइसिस के रूप में यह समस्या आ गई। आज संसाधनों और जनसंख्या के बीच में अंतर हम सबके लिए बहुत बड़ा कारण बन चुका है। हमारी जो जनसंख्या 1951 में 10 करोड़ 38 लाख थी, आज 2011 में जाकर वो 121 करोड़ हो गई, और 2025 में आते आते ये जनसंख्या मित्रों 150 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। हम सब लोग आबादी के लिहाज से अभी दूसरे नंबर पर खड़े हैं, पर जल्द ही ऐसा होगा कि हम चीन को पीछे करके हम आबादी में सबसे ज्यादा हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1973-74 से पहले हमारी जीडीपी भी, हमारी एफसीआरए भी चीन से ज्यादा अच्छी थी। हमारी जबकि सेना भी, थोड़ा अंग्रेजों का प्रभाव रहता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख की सेना थी हमारी। हम पूरी तरीके से, हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ज्यादा सुदृढ़ थे चीन से। पर 1973-74 के बाद जब जनसंख्या बढ़ती चली गई, 1978 में चीन ने तुरंत कानून बना दिया। चीन ने तुरंत कानून बना दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे जनसंख्या एक विस्फोट के रूप में आ रही है। बीजिंग जैसे शहर में फॉग, एक कोहरे का वातावरण बन गया था प्रदूषण के कारण, और 80% धुंधला दिखाई देने लगा था। और वही चीज देखिए, धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ रही है, सबसे प्रदूषित शहरों में हमारे कई शहरों का नाम आता है। 10 प्रदूषित शहरों में जो विश्व के, हमारी 3 हमारे देश के हैं। और जो भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं, हम लोग दिवाली मनाते थे, अब क्या दिवाली मना सकते हैं? नहीं, अब पटाखों पे प्रतिबंध है क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने चाहते हैं, तो हम पर ये बहुत एक हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्रदूषण की समस्या को अगर हम किसी तरह से रोकें, और इस प्रदूषण की समस्या को अगर रोकना है तो हमें इस जनसंख्या को भी हमें कहीं ना कहीं कर्ब करना पड़ेगा। आज हम जब प्रदूषण की बात कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी। क्या कोरोना जैसी बीमारी के कारण के पीछे हमारी बढ़ती हुई आबादी नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, साधन कम हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, मनुष्य और पशु का अंतर समाप्त हो रहा है, और खाद्य सामग्री की भी कमी के कारण हमारे देश के अंदर अगर हमको सबको खाना देना है तो 54 लाख टन का हमको उत्पादन हर साल करना होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष हमारी आबादी बढ़ रही है। पर 54 लाख की बजाय हम तमाम संसाधन उपयोग करने के बाद भी केवल 40 लाख टन का उत्पादन कर पा रहे हैं। मतलब कि हम आज अपनी बढ़ती हुई आबादी को भी खिलाने में हम सक्षम नहीं हैं। हर कुछ सरकार पे थोप देना हमको लगता है यह ठीक बात नहीं है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, किस प्रकार से हम ऐसे विषयों पर एक जन भागीदारी बना दें। और जन भागीदारी से ही परिवर्तन होता है मित्रों, जन भागीदारी से मित्रों परिवर्तन होता है। आज आप देख लीजिए कि जितने भी विषय हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, जन जागरूक के माध्यम से हम लोगों ने सफलता के पायदान चढ़े हैं। सरकार अपने नियम बनाएगी, पर हम
आगे बढ़कर जन भागीदारी को लोगों को जागरूक करने का काम करें। खाद्य सामग्री के कारण क्या हो रहा है, हम मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, मनुष्य किसी भी जीव जंतु को खा रहा है। और कोरोना की बीमारी के पीछे क्या हम लोगों ने इस बात को नहीं कहा कि चीन में चमगादड़ खाए गए तो जाकर वह रोग बीच में आया हम लोगों के, और इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी, करोड़ों लोग इससे ग्रसित हो गए और लाखों लोग की मौत हो गई, लोगों के धंधे चौपट हो गए। क्या उसके पीछे ये बढ़ती हुई आबादी नहीं है? आज सरकार प्रयास कर रही है। कोरोना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने कई मंचों से कहा है कि हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है मित्रों। और पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर किसी ने ऑर्डर किए हैं तो हमारे देश ने किए हैं। पर सरकार जितनी भी जोर लगा ले, जितना भी काम कर ले, 35 करोड़ लोगों को जुलाई तक जाकर वैक्सीन लगेगी, 35 करोड़ को, और हमारी जनसंख्या 135 करोड़ के करीब है। तो अगर सबको वैक्सीनेशन भी करना होगा तो 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए 2022 आ जाएगी, और 2022 आते आते मित्रों 5 लाख की जनसंख्या हमारी और बढ़ जाएगी। 2 से 2.5% की जनसंख्या प्रतिशत की हिस्से से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हम लोग 100 करोड़ से 800 करोड़ पहुंचने में 214 साल लगा, और इसी गति से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है 2050 आते आते तक हम लोग को केवल 100 वर्षों के अंदर हम 800 करोड़ और बढ़ जाएंगे। हम सबको सोचना होगा कि भारत जैसा देश जहां जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या है, परिवार नियोजन इस देश का दिया हुआ है, वहां पर इतनी गंभीर समस्या हो रही है। इस दुनिया की केवल और केवल भूभाग भी कितने कम होते जा रहे हैं। हमारी आबादी पूरे विश्व की 16 से 17% आबादी के बीच में है, और हमारे पास भूभाग कितना है, केवल 2.4% भूमि इस देश में उपलब्ध है। और उसमें कितने लोग रह रहे हैं विश्व के? 17% लोग। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां पर बहुत भूभाग ज्यादा है और उनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है, पर वहां पर भी 2010 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो जूलिया गिलार्ड ने जब उस चुनाव को लड़ा तो उन्होंने सस्टेनेबल ऑस्ट्रेलिया का एक नारा दिया, और सस्टेनेबल ऑस्ट्रेलिया के पीछे जो मुद्दा था वो मुद्दा था जनसंख्या नियंत्रण का, और उसी मुद्दे के आधार पर वो चुनाव जीत गए। दक्षिण कोरिया, पोलैंड, हंगरी जैसे देश जो हैं उसको मजबूती से कानून बना रहे हैं, और हम परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट देने वाले हम इस पर अभी भी गंभीर नहीं हुए। हम लोग किसी के घर में 5-6 बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग हंस के उसको उड़ा देते हैं कि अरे भाई उनके घर में 5-6 बच्चे हो गए। आप सोचिए कि क्या अगर दूसरे देशों में यही होगा तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हमारा देश तो फिर भी लोकतांत्रिक देश है मित्रों। 1978 में जब चीन ने जब कानून बनाया तो पूरी तरीके से लोगों को जेल में ठूसा, किसी डरा धमका कर किया। हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है। हम लोग ऐसे कानून, कोई जैसे 1975 में भी नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, और वो इतना सुंदर कार्यक्रम पर इतनी बुरी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि इतना बदनाम हो गया वो सारा कार्यक्रम। इमरजेंसी थी, उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, सारी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी गई थी। नसबंदी जैसा कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम क्यों वहां पर असफल हो गया? क्यों? क्योंकि हमने इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं किया। इस देश के एक लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखते हुए जनता को जोड़कर, जनता को विश्वास में रखकर अगर हम ये काम करेंगे मित्रों, तो आप याद रखिएगा कि हम लोग जरूर इस गंभीर समस्या से निपटने में सफल होंगे। आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब कहा कि अगर सच्ची देशभक्ति है, वो इस बात को समझते हैं सच्ची देशभक्ति है तो हमें परिवार को कहीं ना कहीं छोटा रखना होगा। बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हमको केवल हंसी में नहीं उड़ाना होगा, हमको इसको समझना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग आज से ही यह संकल्प लें कि हम अपने केवल परिवार में ही नहीं, अपने रिश्तेदारी में और जो भी हमारे संपर्क में उनको प्रेरित करेंगे, क्योंकि संसाधन खत्म हुए जा रहे हैं मित्रों। हम सब लोग पानी की बात करते हैं, पानी हमारे यहां नहीं है, और केवल 4% पानी पीने लायक रह गया है हमको हमारे पास, और
बाकी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार ही सारे काम करे। खाद्यान्न की कमी, पानी की कमी, प्रदूषण की, हवा की कमी, और केवल वो नहीं, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई लूट होती है, तो आपको लगता होगा कि ये तो पुलिस से ही जुड़ा हुआ विषय है। मैं मानता हूं कि 95% जो है कानून व्यवस्था की का एक कारण हो सकता है, पर 5% बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। जब संसाधन कम होंगे और उसको संसाधन का दोहन करने वाले ज्यादा होंगे तो लूट तो होगी, भ्रष्टाचार तो होगा ही। क्यों आजकल क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, लोग जमीनों को खरीद रहे हैं, जंगलों को लूट रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि संसाधन कम हो रहे हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र जिसकी आबादी केवल इस पूरे विश्व की आबादी की 4% है, वो 40 से ज्यादा प्रतिशत का प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है। और हमारा देश जिसकी आबादी 16-17% है, अगर हमको संसाधन की आवश्यकता होगी तो प्राप्त संसाधनों का 160 से 170% हमको संसाधन की आवश्यकता है, जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से असंभव है। कई मुहिम चलाए जा रहे हैं हमारे भारत जैसे देश के अंदर। आप देख रहे हैं कि केवल जनसंख्या के कई कारण हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि जो जनसंख्या का जब आजादी हुई थी, विभाजन जो हुआ था डेमोग्राफी के अनुसार भी हुआ था। डेमोग्राफी के अनुसार हुआ था। हमारी विकास दर, मैंने जैसे बताया 73-74 तक हमारी चाइना से भी आगे थी, पर डेमोग्राफी के आधार पर जब हुआ तो स्वाभाविक रूप से जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो 2 से 2.5% बढ़ती है। पर हमारे देश के कुछ कोनों में अस्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ी। जैसे उदाहरण के तौर पर असम के दुबरी और परपेटा जैसे अगर क्षेत्र हैं जहां पर 10 वर्षों में 35% आबादी बढ़ गई। जब पूरे देश में 2 से 2.5% के बीच में आबादी बढ़ रही है, तो डुबरी परपेटा जैसे, केरल में मल्लापुरम जैसे क्षेत्रों में कैसे 30 से 35% से आबादी बढ़ रही है। मतलब कि वहां अस्वाभाविक रूप से वहां पर आबादी बढ़ रही है। वहां पर दूसरे देशों से पलायन हो रहा था। मुझे कहते हुए इसमें हमें कोई भी संकोच नहीं है कि वहां की 2 लोकसभा ऐसी हैं जहां 80% की आबादी अल्पसंख्यकों की है। मैं पूछता हूं कि सुखबीर बादल जी जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान काबुल से 62,000 सिखों ने इस देश के नागरिकता के लिए आवेदन किया। हिंदुओं में 1,42,000 से ज्यादा लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया। मुस्लिमों को 500 से ज्यादा, हमारी सरकार ने, ऐसा नहीं है, मुस्लिमों को 500 से ज्यादा हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम किया। पर 500 लोगों को नागरिकता देने का काम किया, पर कितने लोगों ने, मुस्लिमों ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, यह भी तो जानने की आवश्यकता है। क्यों नहीं मुस्लिमों ने इस नागरिकता के लिए आवेदन किया है? पर फिर अगर नागरिकता के लिए अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया है तो दुबरी, परपेटा और मल्लापुरम जैसे क्षेत्रों में एकाएक संख्या कैसे बढ़ी? मतलब कि कहीं ना कहीं से तो ये आबादी बढ़ रही है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है लोग बहुविवाह को कह ले, क्या कम उम्र में लोगों को की शादी कराई जा रही है। और मैं मल्लापुरम क्षेत्र में बताना चाहता हूं, जहां 97% आबादी अल्पसंख्यक समाज की है, वहां की प्रशासन ने एक आवेदन किया कि जो लड़कियों की शादी की उम्र उसको 16% कर दिया। और केरल की सरकार ने जून 2013 में जियो भी पास कर दिया कि 16 वर्ष की आयु कर दी जाए। इस तरह का दबाव होगा। मतलब कि अस्वाभाविक रूप से आबादी जो बढ़ी, इसीलिए सरकार ने जो तमाम बिल आ रहे हैं, 35 बिल आए हैं, और जो सीए जो सरकार ने लाया है, इसी अस्वाभाविक रूप से बढ़ती हुई जो आबादी, उसको रोकने के लिए। किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। हमारे जो 2 लोकसभाएं, वहां 80% आबादी जो, और दोनों AIDU जो अपरोक्ष रूप से AIDU करके पार्टी का वहां पे बराबर जीती आई है। जो अपरोक्ष रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर चर्चा होती है असम में कि ये बांग्लादेशियों की पार्टी है। अरे वो अपने देश में रहे, हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। हमारे सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को मानने वाले लोग हैं हम लोग। हमारे अल्पसंख्यकों के, हम अकेले पूरे राष्ट्र, विश्व के अंदर एक ऐसे राष्ट्र हैं जहां अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है। आज पाकिस्तान के अंदर 24% हिंदू थे, आज 1.5% रह गए।
बांग्लादेश में 32% थे, आज 8% रह गए। मुझे माफ करें, मैं इन सब विषयों को अगर नहीं कहूंगा तो ये न्याय नहीं होगा जो मैं इस विषय को आप सबके बीच में रखना चाह रहा हूं। पर सोचना होगा, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनको भी मैं यह आग्रह करूंगा कि ये कृपया जो लोग आपको ये बरगलाते हैं कि ये किसी धर्म जाति विशेष के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग अपनी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बढ़ने के कारण रेफ्रिजरेटर, एसी जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, और ग्रीन हाउस गैस एमिट होने के कारण आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी समस्या है। आगे आने वाले पृथ्वी को हम लोग रहने लायक बनाना चाहते कि नहीं? पृथ्वी का आकार और पृथ्वी का साइज तो वही रहेगा। हम कोई दूसरे ग्रह में हमको कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि स्थान हमको ढूंढना पड़े। मनु गौड़ करके एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी संख्या बढ़ रही है, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में हमको दूसरे ग्रह के लिए भी स्थान ढूंढना पड़ेगा। और लोग गए भी शोध करने के लिए कि शायद हमको पानी मिल जाए चंद्रमा पे, तो वहां पर बाद में मनुष्य जीवन वहां पर भी विकसित किया जा सके। पर हमको लगता है कि हमारी पृथ्वी पे अगर हम थोड़ा बहुत सजग हो जाएं, थोड़ा बहुत हम लोग और जागरूक हो जाएं, तो बहुत आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आज जो विकसित देश हैं वो क्या कहते हैं कि चाइना और जो इंडिया जैसे देश हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जनसंख्या बहुत है। अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो कारों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे, और वो दूसरे देशों की अनुपात में ज़्यादा बनेंगे, तो ग्रीन हाउस एमिट ज़्यादा करेंगे। इसलिए वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि हम विकासशील ही रहें, विकसित देशों की कतार में न खड़े हो पाएं। और विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या यही रही है। अमेरिका में जिस तरीके से हमारे यहाँ जनसंख्या से ज्यादा मोबाइल है, उनके यहाँ जनसंख्या से ज्यादा कारें हैं। वो हमको ये ज्ञान कहते दे रहे हैं कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करिए, मतलब हम विकासशील से विकसित देश की कतार में नहीं जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री इसीलिए पेरिस में जब 2016 में इन्वायरमेंट समिट हुआ था, अमेरिका के विरुद्ध जाके बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया था उन्होंने, और बहुत गंभीर है। उन्होंने एक बात बहुत कही थी कि जब मैं सरकार में हूं तो मैं अपने लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए नहीं हूं, मैं जब सरकार में हूं तो कोई भी निर्णय लेता हूं तो इस देश को ध्यान में लेकर रहता हूं। शायद इसीलिए उन्होंने नोटों की कालाबाजारी जो चल रही थी, नोटबंदी जैसा स्ट्रांग स्टेप लिया था। कौन ले सकता था? नोटों का एकाएक चलन बंद कर दिया, और इसके बाद डिजिटाइजेशन के तरफ देश को बढ़ाने का काम किया। 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इतना स्ट्रांग स्टैंड कौन ले सकता था? हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। और पूरे देश से कश्मीर को अलग करने की साजिश करने वालों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सीए जैसा कानून लाया। कौन कर सकता था? हमारे प्रधानमंत्री कर सकते थे। आज उनसे अपेक्षा हम सब की कि प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से कहा है, तो आगे आने वाले समय में एक सशक्त कानून इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनके मार्गदर्शन में ही लाया जाएगा। और ये कोई जबरदस्ती ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जबरदस्ती कोई कानून इस इतनी बड़ी आबादी पर नहीं लगाया जा सकता। हमको जन जागरूकता के साथ जो है सबको जोड़कर जन जन को जागरूक करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना होगा। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हर जन के लिए सुनिश्चित करना होगा। 2 से अधिक संतान हो तो मैं तो कहता हूं, अगर प्रावधान हो तो किसी तरह की सजा भी मिलनी चाहिए, और कानून में कोई व्यवस्था हो उसमें उसको अब बदलनी चाहिए। 2 गज जमीन भी आदमी को मिल सके, वरना नहीं। हिमखंड जैसी यह समस्या अब पिघलनी चाहिए। एक सशक्त कानून इस देश के को हमारे सरकार के द्वारा मिले। हम सभी जागरूक बने, इन विषयों को हम लोग समझेंगे, और मैं तो कहता हूं कि जन भागीदारी भी होगी, और सही समय रहते अगर यह कानून नहीं आया तो मैं जानता हूं कि ये जनता जागरूक है, ये आगे इसको आंदोलन का रूप भी ले लेगी, और कई तरह के आंदोलन अलग अलग अब देश के हिस्सों में
इस विषय को लेकर होने भी लगे हैं। आप देखेंगे कि जल्द ही अगर देश के अंदर यह कानून आएगा तो जो हमने भारत को एक विश्व गुरु के स्थापित करने का एक सपना देखा है, वो सपना तभी पूरा हो पाएगा जब हम इस जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। आप सबसे इन्हीं विषयों को लेकर मैं आज उपस्थित होना चाहता था। पुनः आपसे जनसंख्या रूपी समस्या के बारे में चर्चा हुई। कुछ ऐसे और गंभीर विषयों को लेकर फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सबसे रूबरू होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, नीरज सिंह जी को आपने सुना, बहुत अच्छे विचार उन्होंने व्यक्त किए। मैं अब बता दूं कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग हमसे जुड़े हैं और इस प्यार, इस सहयोग, इस समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत सिंह, कोमल त्यागी, दीपक सिंह, संजय त्यागी, अमित चौहान, संदीप राणा, नितेश पाल गाजियाबाद से हैं, अंशुमन ठाकुर, महेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह, कुलदीप सिंह चौहान, मंगल झा, आप सबका धन्यवाद। कुलदीप, मंगल झा, जितेंद्र शर्मा, विजय प्रताप सिंह, संजय सिंह राठौर, भारत सिंह, अवधेश यादव, शुभम सिंह, रोबिन तोमर, मंजूष गर्ग, हर्ष कुमार द्विवेदी, अरुण प्रताप सिंह, रिंकू, आलोक सिंह, दिलीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक गुप्ता, बबलू राघव, विनल त्यागी, चंदन सूर्यवंशी, मोनू राघव, राजन कुमार सिंह, पवन कुमार चौहान, प्रमोद सिंह, मंजू गर्ग, विपिन सोनकर, मोहित त्यागी, प्रदीप त्यागी मेरठ, जितेंद्र त्यागी, जितेंद्र कुमार, किरण पांडे, अवनीश ओझा, अनुराग पांडे, अजय सिंह, अंकुश सिंह, आलोक सिंह, महेंद्र, राहुल मिश्रा, सत्यम सिंह, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग पांडे, महेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक सिंह राजपूत, रोहित सैनी, हर्षवर्धन सिंह लखनऊ से, विवेक मनीष, दिलीप भदौरिया, अवधेश शर्मा, ओमेंद्र सिंह, एडवोकेट अंकित पांडे, विजय प्रताप सिंह, मंजीत सिंह यादव, नीलेश सिंह, अमन पटेल, देवेंद्र गिरी, प्रवीण गर्ग, मयंक, मंजू गर्ग जी का, दीपक मिश्रा जी का, पिंटू तोमर, सतीश सिंह, कमल पांडे, मंजीत सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संजय त्यागी, राहुल सिंह रावत, प्रियंका पांडे गाजियाबाद से, सतीश सिंह, रेणु, लवकुश मिश्रा, विपिन सोनकर, विनीत, आशीष तिवारी, कौशिक सिंह, मृदुल सिंह, डब्बी सिंह, यशपाल सिंह, राजू रंजन, अमन सिंह चौहान, मंगल झा, गोविंद सिंह, नागेंद्र चौहान, सुमन सिंह, एडवोकेट संतोष राय, पूनम चौधरी, आलोक सिंह, मंजीत, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवजीत, जयप्रकाश, पीयूष निगम, विनायक पांडे, प्रमोद सिंह, मनी, विजय मिश्रा, आशीष तिवारी, आमिर हिंदुस्तानी, अजय सिंह, सिद्धार्थ गुप्ता, आनंद सिरोही, आनंद द्विवेदी, संजय त्यागी, नीलम द्विवेदी, नैमिष गुप्ता, मनीष शुक्ला, नीरज सिंह बलिया से, विजय मिश्रा, राकेश कन्नौजिया, अरविंद ओझा, आशीष तिवारी, कौशलेंद्र, किरण पांडे, दिव्यांशु तिवारी, दिलीप गुप्ता, प्रवीण गर्ग, यशवंत चौधरी, सौरभ कुमार, अंकित गर्ग, राम वी साहू, अवधेश यादव, जितेंद्र प्रताप यादव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यशपाल सिंह, हर्षवर्धन सिंह, कृष्ण मिश्रा, मधुबाला त्रिपाठी, युवराज शर्मा, आलोक सिंह, चंदेल शंकरगढ़ से, रोबिन तोमर, यतेंद्र नागर, विपिन सोनकर, रितेश सिंह सीतापुर से, अवधेश सिंह, धनंजय सिंह गाजीपुर से, अरविंद सिंह, विपिन सोनकर, अंशुमन ठाकुर, आलोक शर्मा, नितेश पाल, भरत सिंह, रामधानी सिंह, मंगल, बबलू राघव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक मिश्रा, सुभाष सिंह, रौनक जैन, दुर्गेश सिंह, देवेंद्र गिरी, लालचंद स्वामी जयपुर से हमारे साथ जुड़े थे, डब्बी प्रमुख हमारे साथ जुड़े, रेणु सिंह, मृदुल यादव, कृष्ण प्रताप सिंह, राजन कुमार, अरुण प्रताप, राहुल मिश्रा, मुकेश शर्मा, प्रदीप त्यागी मेरठ से हमारे साथ जुड़े, अमरीश शर्मा, कृपा रावत, निमिष सिंह, स्वाति गौर हमारे साथ जुड़ी, दिलीप भदौरिया, अमित चौहान, एडवोकेट दीपांशु त्यागी गाजियाबाद से हमारे जुड़े, अमित चौहान, प्रांजल राय, केडी सिंह, शुभम गुप्ता, विकास प्रताप शाही, शालिनी शाही, नागेंद्र चौहान, मंजू गर्ग, सचिन गुप्ता, बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े, दिलीप, संदीप मौर्य, गोविंद सिंह, विनीत सिंह, युद्धवीर सिसोदिया, मंगल झा, विनीत सिंह, सुप्रिया सिंह, सत्यम सिंह, अभिषेक सिंह, शिवा ठाकुर, कमल पांडे, एसपी सिंह, तनुज त्यागी, अंशुमन चौहान, आशुतोष राणा, सुशीला गुप्ता, मयंक आत्रे, सूर्य प्रकाश सिंह, अंशु अरोड़ा, दीपक वर्मा, मंजीत यादव, अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल ठाकुर, परमजीत गुजर, सौरभ जायसवाल गाजियाबाद से, पीयूष पांडे, अखंड प्रताप, रामकुमार नागर नोएडा से, अमन रिजवी, शुभम सिंह, रौनक वारसी, देवेंद्र सिसोदिया, सत्येंद्र यादव, अजय सिंह, शिवकुमार, कमल त्यागी गढ़मुक्तेश्वर से, अभिषेक शर्मा गढ़मुक्तेश्वर से, राजकुमार त्यागी गाजियाबाद से, अनुज चौधरी, संदीप राणा, महेंद्र प्रताप, आशुतोष तिवारी, प्रतिभा शर्मा, पिंटू तोमर, योगेश नेगी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पंकज सिंह, अजय मिश्रा, अभय सिंह, गौरव, नीलेश सिंह, साक्षी नारंग पार्षद है गाजियाबाद से, यशपाल सिंह, आलोक, अवधेश शर्मा, गोविंद सिंह, राजीव शर्मा,
अनुराग पांडे, देवेंद्र तिवारी, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं। समय की कमी के कारण और आप सबका समय बहुत कीमती है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हमसे हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस वार्ता को सुना है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं ये आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि एक नए विषय के साथ हम नीरज जी के साथ फिर से फेसबुक लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।